सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं एक मनोवैज्ञानिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरोग से ग्रस्त होते हैं। तो आज हम यह समझते हैं कि मनोरोग क्या है और उनके उपचार कैसे किए जा सकते हैं। हालांकि यह विषय काफ़ी बड़ा है और इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण हैं, परंतु एक संक्षेप में जितना विषय को समेटा जा सकता है उतने में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए से मैं 2-3 भाग में बांट दूंगा। पहले समझते हैं कि मनोरोग क्या है। हम लोग का मन चिंतन करने के लिए है। हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, ये मन के तहत ही ये आएगा। मन का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह विवेक है और मन का जो थोड़ा सा स्थूल स्वरूप है वह बुद्धि है। मन में जितनी प्रकार की संवेदनाएं हैं वो रहती हैं। जो भी हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, जो कुछ भी हम अपने क्रियाकलापों से सीखते हैं, ये सब मन में रहता है डाटा के रूप में। चाहे वो चित्रात्मक हो, चाहे ध्वन्यात्मक हो या शब्दों के रूप में हो, तो या भावों के रूप में हो, इन सब के जो संस्कार हैं वे मन में रहते हैं। अब बात यहाँ पर उठती है कि इन संस्कारों के कारण ये जो मेमोरी के रूप में, यादों के रूप में रहते हैं, इसके जरिए हम कोई कार्य कर पाते हैं और ऐसे कार्य जो कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा दें और हमारी आयु को भी बढ़ा दें और अन्य लोगों में भी उसी तरह का संचार कर सकें, यानी उनके भी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा दें और उनके भी लाइफ क्वालिटी को बढ़ाने के अलावा उनकी आयु को भी बढ़ा दें। और इतना ही नहीं, अन्य पशु पक्षियों, इन सब में भी इस तरह की बातें कर सकें हम, अधिक से अधिक जितने में कर सकते हैं। जब तक ये इस तरह का संतुलन बना रहता है तब तक तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति एक सामान्य चित्त का व्यक्ति है। और जब इस संतुलन को वह खो बैठता है तब हम यह कह सकते हैं कि अब वह मनोरोगी हो गया है। अब उसमें कितने अंशों में वह मनोरोगी है, जितना ही ज़्यादा वह गुणवत्ता को कम करेगा और आयु को घटाएगा और अपनी प्रजाति को विनष्ट करने की कगार पर ले जाएगा, अपने या अपने प्रजाति को या अन्य प्रजातियों को भी, तो उतना ही बड़ा उसे मनोरोगी माना जाएगा। यह जब एक सामान्य जो औसत जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वहाँ तक जो रहता है, तब तक हम उसको एक सामान्य व्यवहार के रूप में देखते हैं। यह सोसाइटी के हिसाब से भी जो है यह मनोरोगता निर्धारित होती है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज से 3000 वर्ष पहले जो व्यक्ति था उसमें जिस तरह के गुण थे और जिस तरह के उसे क्रियाकलाप, सोच विचार थे,
वैसे ही आज हैं तो उनको हम मनोरोगी कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो समाज के मूल्यों के हिसाब से भी ये मनोरोगता जो है वो बदलते रहते हैं, परंतु जो वास्तविक मापदंड है, अगर हम उन मापदंडों पर आंकेंगे, यानी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में, जो हमारे लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा दे और जो हमारी लाइफ को बढ़ा दे, और हमारे ही नहीं बल्कि सभी प्रजातियों की, लेकिन विशेषकर मानवों की और पशु पक्षियों की, जो मानव से ज़्यादा संबंधित हैं, वनस्पतियों की, इन सब की, जो जीवित प्राणी हैं इनकी, इसके अलावा जो फिर निर्जीव तत्व भी हैं उनकी भी देखी जाएगी, जो कि इनके पर प्रभाव डालते हैं। यानी यह एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। तो एक विशेष मूल्य से जब वो कम होने लगता है, और इतने कि उसके जो लक्षण प्रकट होने लगते हैं और दूसरों को फिर दिक्कत होने लगती है व्यवहार करने में, तो फिर या दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने लगता है उस दिशा में, तो हम कहते हैं कि यह मनोरोगी है। अब बहुत सारे मनोरोगी आते हैं, जो उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ मनोरोगी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हर जगह गंदगी ही गंदगी है, यानी किसी ने कहीं कोई दरवाज़ा छू लिया तो दरवाजे में जीवाणु होंगे, तो वो जीवाणु उसके हाथ में लग गए। अब वह जो है हाथ धोया नहीं और उसने कपड़े को छू दिया तो जीवाणु कपड़े में आ गए, गंदगी कपड़े में आ गई। फिर कपड़े को छुआ, फिर हाथ को छू दिया तो हाथ में हमारे आ गए। फिर जो है पलंग को छू दिया, पलंग में आ गए। फिर नाक में छू दिया तो नाक में आ गए, जीभ में छू दिया, जीभ में आ गए, कई जगह आ गए। अब उसने भोजन को भी छू दिया, भोजन में आ गए। तो इस तरह से जो है वो जीवाणु सारे फैल गए, तो अब मुझे ऐसे रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे वह व्यक्ति सोचता है और वह देखता है कि सब जगह रोग फैल रहा है, रोग का तांडव हो रहा है चारों ओर। और अब भय से वह हर समय हाथ धोता रहता है, हर समय अपने को धोता रहता है, दूसरों को भी धोने के लिए वैसे प्रेरित करता रहता है। और हालत ये हो जाती है कि घर में कोई भी चीज़ आएगी तो उसको भी धो देगा। गाड़ी आई तो गाड़ी को धो देगा। गाड़ी कितनी बार धोएगा कि गाड़ी जितनी बार गली में जाएगी उतनी बार धोएगा। पंखा को धोने लगेगा, सोफा को धोने लगेगा, पलंग को धोने लगेगा, यानी हर चीज़ जो भी घर में दिखती है उसको धोना शुरू कर देगा। उसके दिमाग में ये बात आएगी कि धोने से ये जीवाश्म और ये जीवाणु ये सब जो है ये सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी अंश नहीं रह जाता है, बिल्कुल एकदम स्लेट क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर एक समस्या यह भी आती है कि अब यह रोग बढ़ते बढ़ते घर वालों के लिए इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि घर वाले सोचते हैं कि इसको मार दें और खुद मर जाए। अब वह व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि जिस पानी से हम सोच रहे हैं सब चीज़ को साफ़ करें, पानी हर चीज़ को साफ़ नहीं कर सकती और पानी में खुद भी जीवाणु होते हैं और हवा में भी जीवाणु हैं, तो क्या हवा को हटा सकते हो? ये सब लॉजिक जब उसे समझाया जाता है, अगर पढ़ा लिखा होता है समझ जाता है कि हवा में भी जीवाणु हैं, पानी में भी जीवाणु हैं, दरवाजे में भी जीवाणु हैं, ठीक है, तो जीवाणु फैल रहे हैं चारों ओर, बात सही है। तो इसका उपाय क्या है? हम क्या करेंगे? क्या सब चीज़ को अल्कोहल से धोएंगे? क्या अल्कोहल में कोई जीवाणु नहीं रह सकता है? अल्कोहल में भी कोई जीवाणु रह सकता है। यह ठीक है कि बहुत सारे जीवाणु अल्कोहल में मर जाते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो कि अल्कोहल में रह सकते हैं, जिनका अल्कोहल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हो सकता है वो एसीटोन में उनको डाला जाए तो बिगड़ जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी द्रव्य होगा तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के जीवाणु अवश्य ही रह रहे होंगे, या अगर नहीं भी हों तो हम जीवाणु को सर्वथा पूरे वातावरण को जीवाणु मुक्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए उसको यह समझाया जाता है कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है वही जो है वास्तव में आपको बचाती है जीवाणुओं से। जब यह समझ जाएगा, और हर द्रव्य में कोई ना कोई जीवाणु होते हैं, और आप सारे घर को सबको नहीं धो सकते और हवा को नहीं ख़त्म कर सकते। हवा को आप कैसे धोएंगे?
प्योर एयर जो है आप ले नहीं सकते। प्योर एयर आप यदि लेते हैं तो आपका शरीर खुद ही हजम नहीं कर पाएगा और शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से अगर उसको तर्कपूर्ण ढंग से समझा दिया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति तो इतना समझा नहीं सकता, इतना साइंस न जानता हो, तो वैसी स्थिति में वो डॉक्टरों के पास जाता है, इलाज कराता है, कोई दवाई वाई देते हैं, उसे नींद आ जाती है तो लगता है कि इसका रोग ठीक हो रहा है इस तरह से, परंतु ऐसा नहीं होगा। रोग उसका उससे ठीक नहीं होता है क्योंकि अगर रोग मन में है, रोग विचार का है, तो इसका निदान भी विचार ही है। तो श्रेष्ठ विचार आपको देने पड़ेंगे जिनके कारण उनको यह रोग हुआ है। जिन विचारों के कारण, उन विचार का खंडन करके उसे दिखाना पड़ेगा, उसका समाधान देना पड़ेगा, तो यह रोग ठीक होते हैं। उसी तरह से एक और भी तरह का रोग होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यह सोचता है यदि मैं बाहर जाता हूँ तो मैं मर जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, रोड पर बहुत गड्ढे हैं, गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, या गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ भी वो छत गिर जाएगा, मैं मर जाऊँगा। वो हर जगह अपने मन की कल्पना से यह देखता है कि वह कैसे कैसे मर सकता है, और सभी जगह वो देखता है कि मृत्यु हर जगह दिख रही है। तो वह व्यक्ति फिर कहीं भी जाने से डरने लगता है, वो कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन जहाँ वो खुद रहता है वहाँ भी फिर डरने लगता है, क्योंकि वहाँ भी वो देखता है कि मृत्यु यहाँ भी आ सकती है। तो इस प्रकार का मनोरोग हो जाता है, तो वह कुछ भी काम जो करना चाहता था या अन्य लोग करते हैं उसको वह नहीं कर पाता है, और सदैव भय में जीता है। वो दवाओं के भरोसे जीता रहता है, यानी भय का भाव उसमें बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो इस तरह के जो वो सूक्ष्म विचार करते हैं, दिमाग तो है विचार करने के लिए, तो विचार दिमाग करेगा ही, करना भी चाहिए, परंतु उसका जो निष्कर्ष वह निकालता है और वहाँ से स्विच ऑफ नहीं हो पाता है। हम जो एक पैटर्न पर हम चलते हैं, एक पैटर्न से जो हम थिंकिंग करते हैं, उस पैटर्न से फिर हम दूसरे पैटर्न पर नहीं जा पाते हैं, वहाँ स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं या उसको लिंक नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो है यह रोग हो जाता है, मनोरोग हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे को समझाया जा सकता है कि मृत्यु की घटना यह सही है कि कहीं भी हो सकती है, परंतु कोई भी चीज़ जो गिरती है या घटती है तो उसके पीछे सारे कार्य कारण होते हैं। छत ऐसे यूं ही नहीं गिर जाएगा, छत जब कमज़ोर होगा तभी तो गिरेगा, जर्जर होगा तभी तो गिरेगा, या उस पर कोई बम धमाका हो जाएगा तो गिरेगा, या बहुत ज़बरदस्त बिजली का प्रवाह हो जाएगा, बिजली गिर जाएगी तो गिरेगा, या कोई बहुत वजनी चीज़ उसमें गिरा दिया जाए तो गिर सकती। तो इस तरह से ऐसा बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि संभावनाएं उसकी बहुत न्यूनतम होती है, और उस न्यूनतम संभावना पर ही मनुष्य जीता है। और ये खतरे सभी मनुष्य को हर समय रहते हैं। ये तो मृत्यु के तांडव की सच्चाई है, परंतु उस जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी मनुष्य जी रहा है, अन्य लोग जी रहे हैं, क्योंकि वे सब जो है बिरली घटनाएं हैं। तो वो बिरली घटनाएं जो मृत्यु का कारण बनती हैं, वो यदा कदा होती हैं और किसी के जीवन में, और वो होती ही होती है। यह बात सच है कि होती है, लेकिन वो कब हो जाएगी कोई नहीं जानता, यह भी सच है, परंतु उसके पीछे भी कुछ कार्य कारण के संबंध होते हैं। तो ऐसा समझा करके उसको बताया जा सकता है। और अगर हम ऐसा सोच करके डर के भी बैठ जाएंगे तो ऐसा तो है ना कि मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तो तब भी आ जाएगी, अन्य कारणों से आ जाएगी। हम यदि काम नहीं करेंगे तो भूखा भी मर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छत गिरने से ही या बाहर जाने से ही आदमी मरता है, भूखा भी तो आदमी मरता है। तो यदि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो भूखा भी मर जाएंगे। और यदि हम यह सोचें कि मैं काम ना करूं और मेरे बदले को दूसरा काम कर दे और मुझे बना के खिला दे, तो खाने से भी आदमी मर सकता है। यदि कोई खिला भी दे, बना भी दे, तो भी आदमी मर सकता है। फूड पॉइजनिंग से भी तो आदमी मरते हैं, भोजन नहीं पचाने से मरते हैं, भोजन में जहर भी हो सकता है, उससे भी मरते हैं। तो करोड़ों प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, अरबों प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, खरबों प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, उसकी संख्या हम नहीं गिन सकते। तो उन संभावनाओं को बरकरार रखते हुए, जानते हुए भी व्यक्ति को जीना पड़ता है, और व्यक्ति जीता है। इस तरह के लॉजिक अगर उसको समझ में आएगा तो वह जिएगा, अन्यथा वह मनोरोगी हो ही जाएगा।
वो चप्पल पहनने से डरेगा, क्या पता चप्पल में सांप हो, वो हमें काट दे। उसी तरह से कुछ मनोरोगी ऐसे हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि इस तरह से वे लोग होते हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो जल्दी समाज में घुलते मिलते नहीं, अकेले ही अपना रहते हैं और उन्हें भय लगता है, उन्हें आत्मविश्वास नहीं होता है कि मैं अच्छा से किसी से बात कर सकूं, अपनी बात कह सकूं। तो वे लोग क्या करते हैं कि ये कल्पना करने लगते हैं कि वह अमुक व्यक्ति जो है मुझे देख करके हंस रहा है या बोल रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, सारे लोग हमारे विरुद्ध हो चुके हैं, सारे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे हमें मार देंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे। तो वे डर के वो रहता है, दुबका दुबका रहता है और इन अनावश्यक चिंतन में वह और अकेला होता जाता है, नितांत अपने में भी वह सिकुड़ता चला जाता है। तो इस तरह के भी मनोरोगी हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे मनोरोगी भी हो जाते हैं जो अतिरिक्त कल्पना करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे पकड़ लेगी या पकड़ रही है या मुझसे करवा रही है। वो व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है या करता है तो उसको सदैव यह लगता है कि यह मैं नहीं सोच रहा, बल्कि मेरे जरिए मुझे कोई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी मुझे कोई गाइड कर रहा है, चला रहा है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और मुझे कोई गाइड कर रहा है। किसी ने मेरे पर कब्जा जमा लिया है, वह मुझे कहता है कि ये करो तो मैं करता हूँ, यानी मैं जो करता हूँ वह मैं नहीं करता हूँ, वह कोई और करा रहा है मुझसे और वह मैं कर रहा हूँ। मैं एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरा माइंड अपना माइंड नहीं है, मेरे माइंड पर किसी ने कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे लोग कई तरह के ऐसे लोग भूत प्रेत में वो करते हैं कि किसी प्रेत ने कब्जा जमा लिया मेरे ऊपर, या जो कुछ आधुनिक विचार वाले हैं वे सोचते हैं कि किसी ने मेरे माइंड को हैक कर लिया। तो जो आजकल नई टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं पुराने वाले, ये दोनों एक ही चीज़ है। पुराने विचार वाले सोचते थे कि भूत प्रेत ने मुझे पकड़ लिया, अब के लोग सोचते हैं कि मेरे माइंड को किसी ने हैक कर लिया और अब मैं वह कर रहा हूँ जो कि वह चाह रहा है। अब कैसे उसने हैक कर लिया, उसको लॉजिक समझ में नहीं आती है बात कि उसने मेरे दिमाग को कैसे हैक कर लिया। वो ऐसा सोचता है कि उसका दिमाग ज़्यादा मजबूत है तो उसने मेरे दिमाग को हैक कर लिया। कुछ अर्थों में यह बात सही है, मैं यह नहीं कहता कि यह बात बिल्कुल ही निराधार है, परंतु ये 100% सही नहीं है। आपके पास आज़ादी अभी है, हालांकि वह कुछ सीमित है, यह बात भी सच है। जैसे उदाहरण के लिए मुस्लिम जो भी व्यवहार करते हैं वे वही व्यवहार करते हैं जो कुरान में और हदीस में मोहम्मद साहब ने बताया हुआ है। तो यह माना जा सकता है कि उनका दिमाग मोहम्मद साहब ने हैक कर लिया है। वे फ्री थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं और वे वह कर रहे हैं जो कि वह वहाँ से चला रहा है, यानी उनका जो माइंड था वह उस ग्रंथ में था और उस ग्रंथ के जरिए चल रहा है। तो इसी तरह से जो भी व्यक्ति चलता है, तो कुछ लोग तो यह सोच भी नहीं पाते, ये लो थिंकिंग वाले नहीं सोच पाते कि उनको चलाया जा रहा है। एक तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी जो है आपको चला रही है, तो वे नहीं सोच पाते। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं वे सोच लेते हैं कि मेरे दिमाग को हैक कर दिया, किसी पार्टी ने हैक कर लिया, तो वह पार्टी जैसा सोच रही है, जो करा रही है वो मैं कर रहा हूँ, या किसी ग्रंथ ने हैक कर लिया, या किसी व्यक्ति ने हैक कर लिया जो कंप्यूटर का बहुत वो है, तो इस तरह से हैक कर लिया, वो चला रहा है। जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें से जो बहुत संवेदनशील हैं, अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं चलता, वे तो सोचते हैं कि वे बोल रहे हैं, लेकिन तो जो अम्बेडकर ने बोला वही वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब अम्बेडकर ने हैक कर दिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं। तो कुछ हद तक तो बात सही है, लेकिन कुछ हद तक यह बात गलत है। जब आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, यानी जब आप विरोध में नहीं जा सकते, जब आप ना नहीं कर सकते, तो वास्तव में आपका दिमाग हैक हो चुका है। लेकिन अगर आप कहीं पर गलत मुद्दे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग हैक नहीं है, आपका दिमाग अभी स्वतंत्र है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे दिमाग को किसी ने हैक कर लिया है, मेरे मोबाइल को भी हैक कर लिया है, तो मेरे लैपटॉप को हैक कर लिया है,
और हो सकता है हैक हो भी और हो सकता है ना भी हो, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ इसी संभावना पर विश्वास करता है कि हैक कर लिया गया है। और अब वह जो भी स्वतंत्र रूप से भी कुछ बोलता है तो उसको लगता है मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझसे कोई बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूँ। तो ये आधुनिक भूत प्रेत वाले लोग हैं जो भूत प्रेत से पीड़ित हो चुके हैं, इस तरह के लोग हैं, ये भी मनोरोगी हैं। तो मनोरोग के ये कई प्रकार हैं।